नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फ्रेंड्स ये लेटेस्ट ये जो आपका है ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। फिर देखिए ये फरवरी मार्च में स्टार्ट हुआ था और ये फरवरी मार्च ये अभी तक चल रहा है, तो इसको मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग का एक कमेंट आया था कि ये लेटेस्ट है, तो हाँ बिल्कुल ये लेटेस्ट आपका टेस्ट है फ्रेंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको इससे पहले जो मैंने बहुत सारा टेस्ट मैंने करवा दिया हूँ फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैंने आज जो मेरा फ्रेंड्स टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 17 है। तो देखिए फ्रेंड्स 16 तक टेस्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखोगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप जाके उसे जरूर देखिएगा। और देखिए फर्स्ट टाइम अगर पीसीएस मेकर चैनल पे होंगे तो इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है वो इलेक्शन के बाद बिहार पुलिस है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए भी मैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। जैसे ही आपको वहाँ पे आएगा मैं परचेज करके आप लोग के लिए वीडियो अच्छे से प्रोवाइड करूँगा और उसको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिटेल में मैं सभी ऑप्शन को डिटेल में मैं बताऊँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर से जुड़ जाइए डेली वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। और देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये किसने कहा था? देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना कि ग्रैंडविल ऑस्टिन, याद रखिएगा। तो ग्रैंडविल ऑस्टिन की एक पुस्तक है, जो पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ग्रैंडविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। पता है फ्रेंड्स ऐसा क्यों कहा था ग्रैंडविल ऑस्टिन ने? क्योंकि देखिए आज़ादी से पहले ना आज़ादी से पहले जो सदस्यों की संख्या थी, मतलब सदस्यों की जो संख्या थी संविधान सभा में वो कितनी 389 थी, 389 थी। तो फिर क्या हुआ कि 389 में से ना 296 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 जो थे वो देसी रियासत थी, ठीक है। राजा महाराजा जो देसी रियासत थी वो थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब इसका जब चुनाव हुआ तो 389 में से 296 तो ब्रिटिश प्रांत से थे, तो 208 सदस्य क्या हुआ था कि 208 सदस्य कांग्रेस ने जीत लिया सीट और 73 सदस्य मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य। तो इसीलिए ग्रैंडविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो यही रीजन है फ्रेंड्स कहने का, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो आपको पता है कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलन का पिता, आधुनिक भारत का पिता और नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमेदी, मिरात उल अखबार, ये जो है इसकी रचना की थी इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न से किसका विरोध नहीं किया था। देखिए सबसे पहले बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था और मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया था और बहुदेव प्रथा का भी विरोध किया था। लेकिन याद रखिएगा जो पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। ये कह रहे थे कि अगर भारतीयों को अगर अंग्रेजी शिक्षा अगर मिलता है तो वो आगे चल के कुछ आगे अच्छा कर सकता है, इसीलिए इन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। और स्थापना इसकी स्थापना जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लासवकी और ऑलकाट ने किया था। याद रखिए ऑलकाट और मैडम ब्लासवी ने क्या होता थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? तो 1875 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या, अब देखिए भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट के कारण। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं ना तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट कब जुड़ी थी? तो 1889 में, 1875 में तो इसका स्थापना हुआ था और ये जुड़ी कब थी? तो ये 1889 में जुड़ी थी। लेकिन बात करते हैं भारत के नज़रिए से देखा जाए तो भारत में ये एनी बेसेंट जो है 1893 में आई थी। 1893 में क्या हुआ था कि भारत में आई थी। और जब भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी आई थी ना तो इसका मुख्यालय था मद्रास के अडियार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के नज़रिए से कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का मुख्य कौन थे? तो एनी बेसेंट थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो मद्रास के अडियार था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो देखिए सबसे पहले कि आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था आनंद मठ,
पुस्तक उपन्यास लिखा गया था, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि कथा वस्तु आधारित है, तो ये किस पे आधारित है, तो देखिए ये जो फ्रेंड्स आपका आधारित है ना, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अब देखिए सन्यासी विद्रोह हुआ क्या क्यों था पता है फ्रेंड, देखिए सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 से लेके 1820 तक क्या होता है कि सन्यासी विद्रोह चला था। और देखिए सन्यासी विद्रोह होने का एक रीज़न है कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था ना कि भारतीयों को ना तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था कि मान लो कि आपको कहीं इधर नहीं घूमने जाना है, उधर नहीं घूमने जाना है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीय तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए क्या हुआ था कि सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सन्यासी विद्रोह को दबाने का काम किसने किया था, तो एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंगस। तो ये 1770 ईस्वी में क्या होता है कि वारेन हेस्टिंगस ने ये जो सन्यासी विद्रोह इसको दबाने का काम किया था। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन यह बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना, गठन हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था। और ये जो प्रथम जो अखिल सभा जो भारतीय अखिल सभा किसान सभा जो हुआ था, ये प्रथम अधिवेशन भी कहाँ हुआ था, तो ये भी लखनऊ में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो एन जी रंगा थे, वही एन जी रंगा जो चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन आता है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के विरोध किसने किया था, तो एन जी रंगा ने क्या किया था, इसके विरोध किया था, जो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है कि 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ है, ठीक है। और भगत सिंह को जन्म हुआ है तो देखिए इनका जो स्मारक है वो आपका फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर, ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर में स्थित है। और देखिए भगत सिंह को आपको पता है कि फांसी क्यों दे गई थी, तो देखिए सैंडर्स को ना गोली मार के हत्या कर दी थी, इसलिए इनको लाहौर के षड्यंत्र के चलते भगत सिंह को, याद रखिए डेट की 23 मार्च, अभी हाल ही में इनका कुछ दिन पहले मनाया गया था, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था फ्रेंड्स कि इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। देखिए अब कारागार मतलब जेल का नाम दिया। देखिए हुआ क्या था ना फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए फ्रेंड्स डेट के साथ याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन का लेवल अप हो गया है। तो 5 मई 1930, 1930, तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 5 मई 1923 को सविनय अवज्ञा जब आंदोलन हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि महात्मा गांधी को पकड़ के उनको जेल में, यानी कि यरवदा जेल, मतलब पूना का जो यरवदा जेल है ना, उसमें क्या कर दिया था, इनको बंद कर दिया था। तो देखिए अब हुआ क्या था कि अब बंद करने के बाद क्या हुआ था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो रुक जाता, तो इन्होंने क्या हुआ था कि यरवदा जेल से ही क्या हुआ था, गांधी जी ने अपने मित्रों यानी कि अपने जो भी इनके सदस्य थे उनको पत्र लिखा था कि यहाँ जो है ये जेल नहीं, ये क्या है, मंदिर है। तो ऐसा करके किया था ताकि उनको मोटिवेटेड फील हो, इसलिए कहा था इन्हें, मतलब कि कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। यरवदा जेल यानी कि पूना का जो यरवदा जेल है ना, इसमें कहा था। अब देखिए फ्रेंड्स अब हुआ क्या था कि आपको तो पता है कि 5 मई 1930 को तो मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये खत्म कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी, 26 जनवरी फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ था कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ था कि गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा, आगा खा फैले, सबको पता है क्या है फ्रेंड। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1942 से 44 तक हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था ना कि गांधी जी को पूना के आगा खा पैलेस में पकड़ के इनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यरवदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। देखिए अगर बात करते हैं फ्रेंड्स की अहमदाबाद सत्याग्रह की, तो आपको पता है कि ये कब हुआ था, तो अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था 1918 में। डेट याद रखिएगा, अहमदाबाद जो मिल आंदोलन हुआ था 1918 में हुआ था, वो पता है ना प्लेग बोनस के चलते हुआ था। तो महात्मा गांधी आए थे और सूती मिल कामगारों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था किसने, तो महात्मा गांधी ने। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जो पहली बार जो भूख हड़ताल हुआ था ना, यही अहमदाबाद सत्याग्रह में पहली बार भूख, मतलब कि मतलब भूख का जो पहली बार जो भूख हड़ताल जो हुआ था महात्मा गांधी ने यहीं पे किए थे, ठीक है।
और यहाँ पे जो सूती मिल कामगारों को ना 35% बोनस दिलवाए थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक 2-3 डेट याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि अहमदाबाद सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 5 मार्च 1918 को हुआ था, पहला क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको पता है कि 1917 में होता है, लेकिन डेट याद रखिए 10 अप्रैल 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह। डेट याद रखिए फ्रेंड्स, 10 अप्रैल 1917 को। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेरा सत्याग्रह हुआ था फ्रेंड्स 22 मार्च 1918 को हुआ था खेरा सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद सत्याग्रह 15 मार्च को और खेरा सत्याग्रह 22 मार्च को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, पंचशील का समझौता विश्व के किन 2 नेताओं के मध्य हुआ था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कि पंचशील समझौता किन के बीच में हुआ था, देखिए भारत और चाइना के बीच में हुआ था। और ये डेट याद रखिए कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 यानी कि 1954 को हुआ था। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। भारत और चीन के बीच में हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और देखिए इसका उद्देश्य पता है क्या था, इसका उद्देश्य था ना कि दोनों देश के बीच में शांति हो। तो ये जो हुआ था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के थे चाओ एन लाई थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था, ये 22 अक्टूबर को हुआ था। ये डेट याद रखिए फ्रेंड्स। और ये जो चीनी युद्ध जो हुआ था, भारत और चीन में युद्ध हुआ था जो 1 महीना के लिए हुआ था, यानी कि 22 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 21 नवंबर 1962 को क्या होता फ्रेंड्स, ये समाप्त हो गया था, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये समाप्त हुआ था ना जिसमें भारत की हार हो गई थी और चाइना क्या हो गया था, जीत गया था। और जब भारत की हार हुई थी तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए, यानी कि 22 अक्टूबर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स की वीडियो कैसा लगा। और देखिए ये आप डेट यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं होता देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे 3/4/2024 का टेस्ट है। ये 3/4 यानी कि 3 अप्रैल का टेस्ट है। तो इसको मैं अच्छे से डिटेल में बताता हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम में ना छूटे। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। इनका जो भी टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं आप लोग के परचेज करके मैं इसको वीडियो को कोशिश करूँगा कि मैं इसको वीडियो को बनाऊँ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स कि सातवाहन वंश की, तो देखिए सातवाहन वंश में क्या था कि माताओं के नाम से पुत्रों का नाम था, यानी कि जैसे बोलते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो आपको पता है कि सबसे महान शासक था सातवाहन वंश का, सबसे महान शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया। और आपको पता है कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। ठीक है, और याद रखिए सातवाहन ने ही सबसे ब्राह्मण को सबसे पहले भूमि दान किसने किया था, सातवाहन ने। और सबसे अधिक भूमि दान किसने दिया था, तो गुप्त ने, ध्यान रखिए गुप्त वंश ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, त्रिपिटक का अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स अब त्रिपिटक का मतलब समझते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का ना सबसे पवित्र ग्रंथ या प्राचीन ग्रंथ ना त्रिपिटक ही है। त्रिपिटक में क्या क्या होता है, तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शुद्ध पिटक की रचना किसने की, आनंद ने। विनय पिटक की रचना किसने की, तो उपाली ने। और अभिधम पिटक की रचना किसने की, तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड्स 3 टोकरियाँ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की। देखिए भाषा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पता है फ्रेंड्स कि अलबरूनी पता है आपको कि अलबरूनी जो है वह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन होता है किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और देखिए किताब उल हिंद में ना, इसमें ना 80 अध्याय का वर्णन मिलता है। और याद रखिएगा किताब उल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण भी कहते हैं। 11वीं सदी का क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 11वीं सदी का दर्पण भी कहते हैं किसे, तो किताब उल हिंद को कहते हैं। और ये किस भाषा में है, तो ये अरबी भाषा में है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और एक और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण का अध्ययन करने वाला मुसलमान अलबरूनी ही था, ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि इब्न बतूता के अनुसार ताराबबाद किस प्रकार का बाजार था। देखिए अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता की, तो आपको पता है कि इब्न बतूता अफ्रीका महादेश के मोरक्को के रहने वाला था। ठीक है, जो भारत में यात्रा के लिए आया था 1333 में, याद रखिएगा भारत में यात्रा करने आया था 1333 में आया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। और याद रखिए ये रेहला पुस्तक लिखा था इब्न बतूता ने भी। और ये भी जो इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक जो लिखा था रेहला, वो भी अरबी भाषा में लिखा था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका अर्थ होता है कि गाने वाला व्यक्तियों का, यानी कि ताराबाद किस प्रकार का बाजार था, तो गाने वाला व्यक्तियों का बाजार था।
अगला आपका 15 नंबर कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा की, तो आपको पता है कि 1572 से 73 में क्या हुआ था कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 16 नंबर की बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बहुजन समाज की स्थापना, तो 1910 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा में स्थापना हुआ था बहुजन समाज की, और इसके संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका 17 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं के अवगत कराया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि आपको पता है कि चंपारण का सत्याग्रह हुआ था आपको 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। लेकिन ये किस अधिवेशन, कांग्रेस का किस अधिवेशन में आए थे। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम अधिवेशन में भाग लिए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से पहले सबसे प्रथम बार जो भाग लिए थे वह 1901 का कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। और यहीं पे राजकुमार शुक्ल मिले थे और सब अपना दुख बताए थे अपने बिहार के जो चंपारण के बारे में, और तो फिर महात्मा गांधी वहाँ पे आए थे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लखनऊ अधिवेशन जब 1916 हुआ था तो इसके अध्यक्ष किसने किया, इसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। तो अंबिका चरण मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था तो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अब अगला है बनारस अधिवेशन 1905। तो आपको पता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस की। तो दादा भाई नौरोजी ने, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने यहीं पे किया था कलकत्ता अधिवेशन में। और नेक्स्ट है आपका सूरत अधिवेशन 1907। तो आपको पता है कि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं। आपको पता है कि एस.बी. बोस यानी कि इंडियन स्ट्रगल। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक है, और एक और इनका है सुभाष चंद्र बोस का, एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन पिलग्रिम, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके द्वारा लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, इनके द्वारा लिखा गया है। फ्रैंक मोरेस ये इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया, इनका दुर्गा दास के द्वारा इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखा गया। किसके द्वारा, तो आपको याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 19 नंबर की संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। सो सबसे प्रथम स्थापना हुई थी फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में 1814, डेट याद रखिएगा। फ्रांस के पेरिस में 1814 में स्थापित किया गया था संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना। अगर हम भारत के नज़रिए से देखा जाए फ्रेंड्स, तो भारत के नज़रिए से भारत का निर्माण जो बनारस में हुआ था और 1791 में हुआ था। भारत में 1791 में हुआ था, जो जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन ने क्या किया था कि भारत में संस्कृत विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना की थी 1791 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब पास हुए थे तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड जॉर्ज। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड कौन थे, नॉर्थ, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्टैनले ब्लैडविन थे। कौन थे, स्टैनले ब्लैडविन थे। और जब हमको आज़ादी मिली थी 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था तो पीएम कौन थे। तो एटली था। कौन था, तो ब्रिटेन के पीएम एटली था। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैंने बना दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर की, विचार कीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। हाँ बिल्कुल कहे थे, ठीक है ना। और ऑप्शन बी है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही। आपको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव आपको 13 दिसंबर 1900, ये डेट याद रखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि प्रस्ताव को रखा था और ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाए, 1 और 2 दोनों। और आपको पता है फ्रेंड्स कि प्रस्तावना में मात्र अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से आपको 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। और 42वें संविधान को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 3 शब्द क्या जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। डेट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किस संशोधन के अनुच्छेद 19(1) के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में क्या हुआ था कि 19(1) के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976, मैंने अभी जस्ट बताया था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसको लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1993। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब देखिए 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ था कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगी। हाँ बिल्कुल, ये आपका यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्या होगा, कर देगा। तो ये देखिए अनुच्छेद 178 कहता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। और ये अनुच्छेद 179 में कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो हाँ बिल्कुल कर देगा। तो ऑप्शन 1 आपका सही है। बी दो देखते हैं कि जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं, तुरंत रिक्त पद नहीं करेगा। तो केवल 1 आपका सही है, 2 आपका गलत है। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा के किसी सदस्य को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जा सकता है। तो देखिए ये आपका बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। 24 नंबर का 1 नंबर देखिए क्या क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 64, याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है कि केवल लोकसभा के किसी सदस्य को ही मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन न तो 1 और न तो 2 सही है। अगला आपका 25 नंबर कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अनुसूची की तो आपको पता है कि मूल संविधान में ना 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियाँ में से यहाँ पे आंसर जो पूछा जा रहा है कि अनुसूची में 6 इनमें से किस राज्य का लागू नहीं होता। देखिए 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र शासन प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, यानी कि AMTM। एक ट्रिक मैं बताया हूँ, AMTM, PM के जगह पे क्या कर दीजिएगा TM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर आपको ऑप्शन देगा, मणिपुर नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार आप 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए अनुसूची जितने 12 अनुसूची है मैं आपको 1 मिनट में रिकॉल करवाया। तो देखिए अगर बात करें पहली अनुसूची में तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीट के बारे में है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के बारे में है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा के बारे में बताती है। 8वीं अनुसूची जो है राज्य भाषा के बारे में बताती है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में बताती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप 2-3 बार आप देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए इसमें जो है इसका ऑप्शन भी है न्यायिक समीक्षा का अंतर है। और आपको पता है कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार क्या करना है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तिल्लियाँ नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि 24 तिल्लियाँ है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 नहीं बल्कि फ्रेंड्स 3:2 है, यानी कि केवल आपका 1 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर देखिएगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए अनुच्छेद 54 क्या कहता है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, अनुच्छेद 54 कहता है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो ये अनुच्छेद 75 में कहता है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155, तो अनुच्छेद 155 में कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 155 में वर्णित है। और अनुच्छेद 164 में है कि राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 164 में कहा गया। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते, तो राज्यपाल ही करते हैं। और राज्य विधानसभाओं की संरचना, तो ये अनुच्छेद
170 में कहा गया है राज्य विधान सभाओं की संरचना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह युक्ति जो लागू होती है ना वो राष्ट्रपति पर लागू होती है। अगला आपका 30 नंबर की भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना फ्रेंड्स वो 1957, याद रखिएगा 1957 से 1962 तक क्या होता कि बिहार के राज्यपाल रहे थे। और बिहार के राज्यपाल के बाद 1962 से फ्रेंड्स ये 1962 से लेकर 67 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। फिर बाद में जाके ये डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे। और ऑप्शन ए आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे बिहार के गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। और याद रखिएगा लगभग इन्होंने 12 वर्षों तक क्या हुआ था कि बिहार के कि भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति है। क्वेश्चन बिहार एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं तो ये एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति है जो सीएम, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति सभी के पद पर रह चुके हैं। और वीवी गिरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी के बाद तो देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी थे। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विधि के सम्मुख समानता। तो देखिए विधि के सम्मुख समानता ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। कार्य करने का अधिकार, तो देखिए फ्रेंड्स ये कार्य करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में वर्णित है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, तो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ये अनुच्छेद आपके 45 में है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसका आंसर की, तो इसका आंसर आई थिंक बी हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा आप लोग, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 32 नंबर। देखते हैं 32 नंबर पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर विचार करो कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए पहला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधान में निहित होती है। देखिए फ्रेंड्स ये आपका अनुच्छेद 53(1), याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 53(1) कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है बल्कि प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति में निहित है न कि प्रधानमंत्री में। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देखिएगा कि 2 नंबर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया, तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपका सही है। और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदस्य सदन का सदस्य हो, ये बिल्कुल नहीं है। आप बन सकते हैं लेकिन हाँ 6 महीना के भीतर आपको सदस्य लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 33 नंबर कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ना 5वीं लोकसभा, ये 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था ना फ्रेंड्स वो 6 वर्षों का था। क्योंकि 1971 से, याद रखिएगा 1971 से लेके 1976-77 तक क्या था, ये इंदिरा गांधी का शासनकाल था। मतलब कि देश के पीएम कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। और क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 1975 में ना एक डेट याद रखिएगा 1975 में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसीलिए 1976-77 तक क्या होता ये था, इसीलिए 5वीं लोकसभा जो थी ना वो 6 वर्षों की थी, यही रीज़न है। और सबसे छोटा जो लोकसभा का जो कार्यकाल था ना वो 12वीं लोकसभा थी, 12वीं, याद रखिएगा भी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त रहता था। किसको रहता है फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रपति को रहता है। ये अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि रोकने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अगला 35 नंबर की जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, तो ये दोनों जगह यानी कि उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जनहित याचिका ना सबसे पहले 1980 में शामिल किया था। किसने शामिल किया था, तो PN भगवती ने इसको शामिल किया था 1980 में। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की निम्नलिखित को सुमिलित नहीं है। तो देखिए फॉकलैंड, ये जो फॉकलैंड द्वीप जो है वो कहाँ है, तो ये फॉकलैंड द्वीप आपको UK में स्थित है, ये बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद आप सेंट हेलिना द्वीप, ये USA में नहीं बल्कि फ्रेंड्स ये भी आपके UK में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में स्थित है। कैनेडी द्वीप ये स्पेन में है। और रीयूनियन द्वीप ये आपके फ्रांस में स्थित है। आपको फ्रेंड्स पता है कि सबसे अधिक जो द्वीप है वो कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखिएगा ये भी। अगला देखिए विचार करना है। विचार क्या करना है कि पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि नल्लामलई जो पर्वत श्रेणी जो है ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वेलकोंडा। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, तो ये हो जाएगा सेबराय। उसके बाद होगा सिरुमलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, 1, 3, 2।
अगला क्वेश्चन 38 नंबर की, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद ना विकसित किया गया पहला पतन कौन था, तो कांडला पतन था। और ये आपको पता है कि गुजरात का कांडला गुजरात में स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो कांडला पतन है ना, इसको हम लोग ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और याद रखिए कांडला जो आपका पतन है, इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया है। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक जी के ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो देखिए ये जो फुलहर झील जो है ना फ्रेंड्स, आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में स्थित है। पीलीभीत जिला में फुलहर झील स्थित है। और फुलहर झील की बारे में बात करें तो ये गोमती नदी से निकलती है, ठीक है ना। और ये मैदानी भाग से निकलती है, जो गंगा की सहायक नदी है फुलहर झील, याद रखिएगा। गोमती नदी से निकलती है और जो मैदानी भाग से निकलती है, और गंगा की सहायक नदी कौन है, तो गोमती नदी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विचार कीजिए। विचार करना है क्या कि हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ वाले को आइवरी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए कालागढ़ जो बांध बना हुआ है ना, ये आपके रामगंगा नदी पर बना हुआ है। मतलब क्या कि कालागढ़ बांध को रामगंगा बांध भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर वहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। आपको पता है कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व घरेलू घोड़ाला दिवस 29 मई को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 29 मई को नहीं, फिर 29 मई को नहीं बल्कि 22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। और विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 29 मई को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला 43 नंबर की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल को भी लोकप्रिय बनाया, तो कथकली। आपको पता है कि कथकली जो है आपका केरल का लोक नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। तो देखिए रामागुंडम जो थर्मल पावर अवस्थित है ना, अभी वर्तमान में फ्रेंड्स ये तेलंगाना में स्थित है वर्तमान में। लेकिन ऑप्शन यहाँ पहले आंध्र प्रदेश में साथ में था, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में तेलंगाना में, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया था इसीलिए। अगला 45 नंबर की, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। आपको पता है फ्रेंड्स कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन थी, तो दामोदर नदी घाटी थी, जो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 46 नंबर की, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपके ये जो स्थित है ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर की, पृथ्वी पर मूलतः एक ही भी विशाल भूखंड है था जिसे कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं, जिसे पैंजिया कहते हैं, पैंजिया, याद रखिएगा। आपको पता है कि गोंडवाना लैंड तो भारत इसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। अगला आपका 48 नंबर की, पंचशीर घाटी अवस्थित है। तो पंचशीर घाटी अवस्थित है कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो आपको पता है कि विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया जो झील है वह एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और आपको पता है कि अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील कौन है, तो विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील से ही होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम कब किया गया था। तो ये किया गया था 1895 को। लेकिन भारत में कब किया गया था, तो ये भारत में किया गया था 1923 में। विश्व में 1895 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आज का जो ये फ्रेंड्स वीडियो है ये कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स इसके नीचे आपका आंसर है, तो देखिए आंसर बहुत सारा मिस्टेक भी होता है। मैं इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप फ्रेंड्स ज्वाइन होकर इससे आप पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।